तो ये जब सेंसर्स अपने यूज़ करते तो हार्डवेयर से रिलेटेड काम हो जाता है। मास्टर डिग्री तक कॉलेज में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि, लेकिन आज यदि करंट अपने एंड्रॉयड की बात करें तो टोटली चेंज हो चुका है कि आपको एक थोड़ा कोड लिखना पड़ता है और आपका दोनों एप्लीकेशन रेडी हो जाती है, iOS और एंड्रॉयड दोनों। एंड ऑफ द डे आपको आना तो एंड्रॉयड या iOS की तरफ ही पड़ेगा। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम। आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। अगर आप 2023 के अंदर एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। पहले मैं सोच रहा था कि यार एक वेल रिसर्च्ड वीडियो बना देते हैं फुल, जो कि कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप वीडियो होगा। देन आई थॉट कि यार मैं तो फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, मुझे एंड्रॉयड के बारे में क्या ही पता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार किसी एंड्रॉयड डेवलपर को ही चैनल पर बुलाया जाए जो कि आपके साथ कंप्लीट रोड मैप शेयर कर दे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके, तो आज मेरे साथ मेरे ही एक्स कलीग हैं ईशांत, जो कि अभी दुबई बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने ऑक्टल एंड TCS जैसी कंपनीज में भी काम किया है। तो ईशांत अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे ही, और साथ ही साथ आप एक सक्सेसफुल एंड्रॉयड डेवलपर की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो भी बताएंगे। हाय ईशांत, कैसे हो भाई तुम? या आई एम गुड। ओके, तो यार ईशांत, सबसे पहले तो यार अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को, ताकि उनको तुम्हारे बारे में एक बेसिक आइडिया हो जाए। My name is Ishant and I am Android engineer in XP and I have total experience of 3 years in Java as well as Kotlin. 3 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मतलब कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज एंड होता है, अब कॉलेज के बाद में हमें करनी होती है जॉब। तो थोड़ा बहुत उस टाइम के बारे में बताओ कि क्या टाइम था, कैसे चैलेंजेस थे, जो फर्स्ट जॉब थी वहाँ पे कैसे लैंड किया? बेसिकली मैं अपने BCA एंड होने के बाद मैंने मास्टर डिग्री स्टार्ट की, और मास्टर डिग्री तक कॉलेज में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि अपन किसी एंड्रॉयड या मेरे को किसी इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। जस्ट इन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कोई मूड नहीं था इस जगह आने का। तो मैं जस्ट इन जनरल एक्सरसाइज कर रहा था, और एक मेरा फ्रेंड आता है मेरे पास और आ कहता है कि यार इस टाइप की कंपनी है और तुम्हें यदि जॉब चाहिए इस रिक्वायरमेंट में तुम कर सकते हो, तुम्हारी प्रोफाइल भी ऐसी अच्छी है। तो मैंने कहा कि किस टाइप की है जॉब? तो उनका ये लैंग्वेज वगैरह की पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और तुम्हें थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ेगा, और ये बोला उन्होंने। तो मैं कहा ठीक है, देख लेंगे। मैं कोई दिक्कत नहीं है, इस बहाने कुछ नया एक्सपीरियंस होगा मुझे। तो मेरी फ़र्स्ट कंपनी कोटेकिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और जिसमें मैंने स्टार्टिंग से एंड्रॉयड लाइन ही मैंने स्टार्ट से पकड़ी, और स्टिल मैं एंड्रॉयड पे ही हूँ। और उसके बाद कोटेकिस के बाद मैंने ऑक्टल में स्विच किया, जिसके लिए मैंने Z5 में काम किया। एंड देन आफ्टर मैंने स्विच TCS में किया। TCS में थोड़ा ये है कि काम का प्रेशर इतना नहीं है, वर्कलोड नहीं है इतना। आफ्टर दैट मैंने TCS को रिज़ाइन मार के और XP जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें मैंने ज्वाइन किया। ओके, दैट्स गुड यार। तो ईशांत, मुझे थोड़ा सा इस जो आपकी करंट कंपनी है XP, इसके बारे में बताओ। ये अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब की? क्या वो स्टेप्स थे जो कि एक फ्रेशर को या फिर एक्सपीरियंस होल्डर जो पर्सन होता है उसको लेने चाहिए टू रीच टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? खास तौर से जब आप बीकानेर जैसे शहर में बैठे और आपने कंपनी टारगेट की दुबई जैसी सिटी के अंदर, राइट? तो वो क्या अप्रोच थी जो आपने फॉलो की? बेसिकली मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मैं जॉब्स वगैरह चेक करता रहता हूँ। HR वगैरह से मेरे डेली बेसिस पे कॉल होते रहते हैं। तो इसी दौरान मैंने फ़िल्टर्स लगा के और जॉब सर्च करा था रिमोट बेस पे। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को लिंक्डइन से प्रोवाइड हुई, और वहाँ पे मैंने वो जॉब को अप्लाई किया। देन मेरे पास HR का कॉल आया और मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट हुआ। देन आफ्टर ए जनरल जो इंट्रोडक्शन होता है HR के साथ वो, और देन मेरा नेक्स्ट स्टेप मेरा प्रोग्रामिंग जो राउंड होता है, तो मेरा प्रोग्रामिंग राउंड, देन एक जो नॉर्मल DSA राउंड था जो एंड्रॉयड के लिए होता है वो राउंड था, और दैट्स इट। और आपको एक रिमोट बेस मिल गई वहाँ पे। ओके, तो बेसिकली वो ये कि जो आप जो जॉब सर्च कर रहे हो उसमें फिल्टर्स वगैरह लगाओ, सिंपली रिमोट के जिस भी कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाएगी, वहाँ पे अप्लाई करो। और अभी राइट नाउ तो मार्केट ऐसा है जो कि रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है, राइट? तो ईशांत यार, अब ना हम एंड्रॉयड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे एंड्रॉयड का भी नहीं पता। बेसिकली मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ। अगर कल को मुझे एंड्रॉयड में स्विच करना हो, या फिर कोई फ्रेशर बंदा हो जो इसको एंड्रॉयड में अपना करियर बनाना है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? बिल्कुल जीरो लेवल पे बताओ कि ये चीज़ तुमको स्टार्ट में पिक करनी है।
यदि मैं अपनी स्टार्टिंग बताऊं तो मैंने 2019 से एंड्रॉयड में स्टार्ट किया था। तो उस टाइम एक काफ़ी इजी था डेवलपमेंट करना, क्योंकि हर चीज़ अपने को प्रोवाइडेड रहती थी। लाइक क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, एक स्ट्रक्चर, एक पूरा पाथ रेडी रहता था। लेकिन आज यदि करंट अपने एंड्रॉयड की बात करें तो वो टोटली चेंज हो चुका है। जब से गूगल ने ऑफिशियल लैंग्वेज कोटलिन को चूज़ किया है, तब से एंड्रॉयड पूरा ही चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा एंड्रॉयड को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, लेकिन हाँ ये है कि यदि आप करोगे तो एंड्रॉयड बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपको स्टार्ट करना है एंड्रॉयड, तो आपको सबसे पहले जावा और कोटलिन अपना बेस रेडी रखना पड़ेगा, जो कि अपना पूरा मेन स्ट्रक्चर है, अपना मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी। और देन आपको अब रिसेंटली कंपोज टूल किट लॉन्च हुई है एंड्रॉयड में, तो आपको वो भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये दोनों मोस्ट ऑफ द चीज़ है आपको एक एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, तो इनमें यार कोई सीक्वेंस होता है कि पहले हम जावा सीखें बाद में कोटलिन सीखें, या फिर पहले कोटलिन सीखें बाद में जावा सीखें? पहले जावा सीखना पहले जावा सीखना आपको चाहिए, क्योंकि कोटलिन जावा बेस पे बनी हुई है। लेकिन आपको जल्दी से कोटलिन नहीं समझ आएगी, क्योंकि यदि आपका जावा में यदि मतलब क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, डीएसए वगैरह क्लियर नहीं है आपको, तो कोटलिन जल्दी से समझ, क्योंकि लूप्स वगैरह कोटलिन में बहुत डिफ़िकल्ट हैं, जो कि जावा में एक इजी है। तो आपको पता रहेगा कि लूप्स वगैरह ऐसे लगेंगे, तो आप कोटलिन में एक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लूप्स का कॉन्सेप्ट वगैरह टोटली चेंज है कोटलिन में। तो वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका बेसिक जावा क्लियर कर लो, देन आफ्टर आप कोटलिन के अंदर स्विच करो। तो मैंने खुद ने कम से कम 2 साल जावा पे काम किया, एंड देन आफ्टर मैंने कोटलिन पे स्विच किया। तो मुझे अभी करंटली 1-1.5 साल हो चुका है कोटलिन पे काम करते हुए। और कोटलिन एक इजी लैंग्वेज है, मतलब बेस्ट लैंग्वेज है, मैं ये मानता हूँ। तो मतलब अब कई सारे फ्रेशर्स क्या होता है ना, वो यहीं पे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि यार कोटलिन सीखें या जावा सीखें। तो आपके कहने का मतलब ये कि पहले जावा सीखो, उसके बाद कोटलिन पे स्विच करो। ठीक है, तो ये सही अप्रोच भी रहेगी, राइट। एक एस्टिमेटेड टाइम बताना चाहोगे कि यार अगर कोई फ्रेशर है जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको रोज़ का कितना टाइम देना पड़ेगा एंड्रॉयड सीखने के लिए? अभी मैं जावा की बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ, कोटलिन तो बाद की बात है। तो बेसिकली जावा आपको लगभग 1 से 1.5 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो, यदि आप डेडिकेटेडली इसमें वर्क करें तो। मींस आपको सारे कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स एंड डीएसए वगैरह जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, एरे, लूप्स, तो ये सब आप 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हो जावा को। और देन लीड कोड वगैरह आपको प्रोवाइड होंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन करके जावा में अपनी परफेक्टनेस बढ़ाओ। देन आफ्टर जब आपको लगे कि हाँ मेरे को जावा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, देन आफ्टर कोटलिन में स्विच कर दो। कोटलिन थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट से मैच करता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो हार्ड पड़ता है, एकदम से जल्दी से समझ नहीं आता जावा प्रोग्रामर्स को, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। बाकी कोटलिन एक इजी लैंग्वेज है। तो एंड्रॉयड के लिए तो अब ऑफिशियल है, तो जावा पे तो वो कोई वर्क नहीं करता एंड्रॉयड में नाउ। ओके, तो आपके कहने का मतलब राइट नाउ, मतलब जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो गूगल भी ऑफिशियली कोटलिन को यूज़ कर रहा है, और आने वाला टाइम भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कोटलिन ही रहेगा। बट बेस अभी भी अगर कोई फ्रेशर है तो उसके लिए जावा ही है। आप 1-2 महीने जावा को दो, आपके बेस क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप कोटलिन पे स्विच कर सकते हाँ, आप जावा में कोड लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एंड्रॉयड सपोर्ट करता है जावा को। लेकिन अभी यदि अपने क्वालिटी चाहिए और आपको एक मतलब कहें कि मेमोरी लीक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इनमें आती है, तो ये सब कुछ क्लियर करके चलना है आपको, तो आप कोटलिन वगैरह को मैं प्रेफर करता हूँ। क्योंकि जावा में बहुत सारे, सबसे बड़ी जावा की जो प्रॉब्लम है वो है नल सेफ्टी, जो कि कोटलिन प्रोवाइड करता है, जावा प्रोवाइड नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एपीआई से सम टाइम नल डेटा आता है और जावा क्रैश कर जाता है। तो कोटलिन इस जगह पे हैंडल कर लेता है, तो ये चीज़ अच्छी है वहाँ पे। ओके, तो अगर कोटलिन आपको क्या लगता है, मतलब 1-2 महीने में कोटलिन भी हो जाता है? हाँ, यदि आप जावा क्लियर है तो कोटलिन सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 15 से 20 दिन में कोटलिन कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा लूप वगैरह में, एरे वगैरह में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती है, बाकी मेरे हिसाब से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जितना मैं समझ पाया हूँ, आई बिलीव कि अगर आपने 1.5-2 महीने जावा पे दिए, फिर मैक्स टू मैक्स अगर आप 1 महीना भी कोटलिन को दे देते हो, तो टोटल 3 महीने होते हैं, आप बेसिक सीख पाते हो। ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बेसिक सीख लिया, उसके बाद अब आपकी प्रैक्टिस है। बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उतने ज़्यादा ही आपकी स्किल्स अप होंगी, आपकी स्किल्स डेवलप होगी, राइट? एकदम। तो उसके लिए आप यार कुछ प्रोजेक्ट्स के आइडिया बताओगे, मतलब किस टाइप के बेसिक प्रोजेक्ट कोई भी फ्रेशर बना सकता है? मैं सबसे पहले यदि बेसिक प्रोजेक्ट कहूँ तो आप अपना कॉन्टेक्ट्स फैच करने का बनाओ, या आप एक जनरल
एडिट बॉक्स लेके और कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करो। तो ये इजी है, चीज़ें भी इजी हैं और समझने के लिए एक बेस्ट अप्रोच है। यदि आपको कोटलिन को जल्दी समझना है, एंड्रॉयड को जल्दी समझना है, तो ये एक बेस्ट अप्रोच है कि आपको छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आप डायरेक्टली सोचोगे कि मैं ये ऐप बना लूँ तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि अपने को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ता है कि हाँ मैं पहले ये चीज़ क्लियर करूँगा, देन आफ्टर मैं इस पर स्विच करूँगा। तो जितना ब्रेक डाउन कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर को उतना ब्रेक डाउन करो और देन आफ्टर आप स्टार्ट करो, तो एक प्रोजेक्ट बनने में भी जल्दी होता है। तो आई बिलीव यहाँ से कुछ बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे व्यूवर्स के कि हाँ हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं शेयर करने को कि यार अगर मैं फ्रेशर हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो किन यूट्यूब चैनल से या फिर गूगल पे कोई भी XYZ रिसोर्सेज अगर आपको याद हो एट द मोमेंट। अपन यदि हिंदी में कोई एंड्रॉयड पढ़ना चाहता है तो चीज़ी कोड करके एक यूट्यूब चैनल है जो बेस्ट लगता है, और इंग्लिश में यदि कोई पढ़ना चाहता है तो फिलिप लेकनर का पेज है। तो दोनों ही बेस्ट है। मेरे को थोड़ा पर्सनली फिलिप लेकनर का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो अपनी अपनी चॉइस है कि आप किस में जाना चाहते हो। बाकी यदि आपको कोटलिन कॉन्सेप्ट्स है, एंड्रॉयड के कॉन्सेप्ट्स हैं और थोड़ा डीप में पढ़ना चाहते हो तो फिलिप लेकनर का अच्छा है पेज। अब तो यूट्यूब पे इतना हो गया है कि बहुत मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो जब तक तो इतना ना यूट्यूब पे था, ना ही स्टैक ओवरफ्लो बता पाता था कि ये चीज़ें कर सकते हो आप। लेकिन अब जब जैसे कस्टम व्यूज़ बनाने होते हैं तो वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो खुद को ही पढ़ना पड़ता है। तो खुद कैसे पढ़ोगे, या तो आप यूडेमी है सबसे बेस्ट है, आप अपना एक परचेज़ करो कोर्स एंड देन आफ्टर आप स्टार्ट करो। इफ़ आप नहीं चाहते यूडेमी से परचेज़ करना तो यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस लाइक जैसे फिलिप लेकनर की मैंने बात की तो उनके कुछ कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, कोड विद मिच हैं आप उनके देख सकते हो आप। तो बहुत सारे ऐसे कोडिंग इन फ्लो है, ये बहुत अच्छे पेजेस हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आपको एक पूरा डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अपना काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ईशान, तो रिसोर्सेज के बारे में भी हमने बात कर ली। अब जब कोई बंदा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख लेता है तो आगे उसको अब चाहिए जॉब, तो आपको क्या लगता है मतलब यहाँ पे जॉब मार्केट क्या है इंडिया में, और एक बेसिक सैलरी जो होती है स्टार्टिंग में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कोई भी फ्रेशर? बेसिक सैलरी बेसिकली डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जा रहे हो। मैं ये नहीं कह सकता कि आप इसी पे स्टक रहोगे या यही सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन एक नॉर्मल कंपनी आपको 15 to 20,000 पे कर सकती है एक एंड्रॉयड के लिए। और आफ्टर दैट लाइक कोई अमेज़ोन में सिलेक्ट होता है तो इनका तो आप सबको ही पता होगा कि क्या पैकेजेस रहते हैं, 55 to 1 करोड़ तक मिनिमम इनके पैकेजेस रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है सब चीज़ें कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो और क्या आपका मतलब गोल है, दोनों ही डिपेंड करता है। अच्छा ईशांत, सैलरी के बारे में हमने बात कर ली एंड आई बिलीव जैसे जैसे करियर में आप ग्रो करते हो तो सैलरी अप ही होती है, ठीक है। मुझे यार सैलरी से हटके एक बात बताओ, जैसे एंड्रॉयड में तो हमें पता है कि नेटिव डेवलपमेंट होता है, बट अभी जैसे मार्केट में काफ़ी सारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज भी चल रही हैं। हाइब्रिड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज वो होती हैं जिनसे आप एक ही कोड करते हो और वो एप्लीकेशन आपकी एंड्रॉयड में भी चल जाती है और iOS में भी चल जाती है, राइट। तो अब ऐसी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट नेटिव है या फिर फ्लटर है। आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है उन पे, क्या विचार है आपके उन टेक्नोलॉजीज़ पे? देखो, यदि आपको कुछ हैवी प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ हैवी हार्डवेयर से रिलेटेड काम करने हैं तो नेटिव से बढ़िया कुछ नहीं है। और आपको एक जनरल ऐप बनानी है, लाइक कुछ APIs कॉल करनी है, डेटा दिखाना है, डेटा APIs में सर्वर पे सेंड करना है, तो आप फ्लटर रिएक्ट नेटिव को यूज़ कर सकते हो। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक थोड़ा कोड लिखना पड़ता है और आपका दोनों एप्लीकेशन रेडी होती है, iOS और एंड्रॉयड दोनों। और अब तो रिसेंट में फ्लटर ने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशन भी रेडी कर दी है, तो बहुत इजी है। मैं पर्सनली फ्लटर को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं खुद फ्लटर में ही वर्क करता हूँ, जो थोड़ा सा जावा से मैच करता है, क्योंकि उसमें डार्ट लैंग्वेज थोड़ी सी जावा से मैच करती है, तो मुझे समझने में थोड़ा सा ईजी लगा। और अभी देखा जाए तो रिएक्ट नेटिव से बढ़िया है, क्योंकि कुछ लाइब्रेरी जैसे यदि कुछ डेप्रिकेटेड हो जाती है तो उस मामले में रिलीज़ बिल्ड वगैरह थोड़ी सी वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो फ्लटर वगैरह में ये थोड़ी सी दिक्कत नहीं आती कि यदि कोई लाइब्रेरी ओल्ड हो चुकी है तो वो जब तक वर्क करती है तब तक की नई बिल्ड आप नहीं करते, बिल्ड नहीं करते उस ऐप को। तो फ्लटर रहता है, बढ़िया रहता है मतलब। अच्छा क्या आप मतलब स्टार्टिंग में सजेस्ट करोगे कि आपको अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है तो फ्लटर रिएक्ट की तरफ जाएं, या फिर बेस जो नेटिव पार्ट है जावा या फिर कोटलिन उनकी तरफ जाएं? मतलब अगर चूज़ करना हो तो देखो, आप फ्लटर की तरफ जा सकते हो, लेकिन
एंड ऑफ द डे आपको आना तो एंड्रॉयड या iOS की तरफ ही पड़ेगा, क्योंकि नेटिव कोड्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, चाहे आप फ्लटर लो, चाहे रिएक्ट नेटिव लो या आयोनिक वगैरह बहुत सारी आ चुकी हैं मार्केट में प्रोग्रामिंग्स। तो आपको नेटिव कोड्स तो कुछ भी हो जाए लिखना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर यही है कि आपको अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जाना है, उस तरफ अपना करियर बनाना है, तो स्टार्ट हमेशा नेटिव से ही करो। चाहे आप एंड्रॉइड में जाना चाहते हो तो जावा कोटलिन से करो, iOS में जाना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज पे करो। फ्यूचर में कभी बात करेंगे iOS के बारे में। हाइब्रिड की तरफ आप फ्यूचर में जा सकते हो, राइट? थोड़ा जल्दी अचीव हो जाता है जो चीज़ अपने एंड्रॉयड नेटिव वगैरह से यदि करना चाहें तो थोड़ा सा फास्ट आप अचीव कर पाते हो, क्योंकि आपके कुछ ही टाइम में आप दोनों बिल्ड कर लेते हो। वरना आप एक बार में पहले एंड्रॉयड का कोड लिखते हो, फिर एंड्रॉयड की बिल्ड रेडी करते हो, देन आप सारा कोड iOS में लिखते हो, देन वापस से बिल्ड रेडी करते हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को एक सिंगल फ्लटर अकेला कर देता है, तो ये थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है जो फ्लटर को भी पता है और नेटिव वगैरह को भी पता है कि क्या लिमिटेशंस रहती है। तो जैसे हार्डवेयर से रिलेटेड यदि आप कुछ भी काम करना है तो आपको नेटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिक्स वगैरह फ्लटर वगैरह इतना प्रोवाइड नहीं कर पाते। और यदि गेमिंग लाइब्रेरीज वगैरह कहूँ तो फ्लटर में भी रिसेंटली गेमिंग लाइब्रेरीज वगैरह इंट्रोड्यूस हुई है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे यदि मेरे को नेटिव में कोई गेम बनाना है तो नेटिव गेम के लिए नहीं होता, उसमें आपको यूनिटी वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है। अच्छा ईशांत, ये जो अभी आपने टर्म ली ना, लाइक हार्डवेयर और हार्डवेयर आपने यूज़ किया नेटिव एप्लीकेशंस के लिए, और जो नॉर्मल प्रोसेसिंग एप्स होती हैं उनके लिए आपने बात की हाइब्रिड की तरफ आप जा सकते हो। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताना चाहोगे कि किस टाइप की एप्लीकेशन में हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ होता है और किस टाइप की एप्लीकेशन में हार्डवेयर यूज़ ही नहीं होता, बस वो नॉर्मल चलती रहती हैं? जैसे बेसिक एप्लीकेशंस आपको बताऊं तो जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक एक बेसिक मतलब एप्लीकेशन है, लाइक उसमें आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, रील्स देख सकते हो वगैरह वगैरह। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई हार्डवेयर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। लेकिन यही अब मैं आपको यदि गूगल फिट की बात करूँ तो आपका एक पेडोमीटर एक सेंसर होता है, वो यूज़ करता है। या हो सकता है कि आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो लाइट सेंसर वगैरह इसके चालू हो जाते हैं। या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ करता है, जो आप जैसे कॉल के दौरान आपकी यदि कोई कॉल आती है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिव होता है। तो ये जब सेंसर्स अपने यूज़ करते हैं तो हार्डवेयर से रिलेटेड काम हो जाता है, तो ये नेटिव ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब मेरे को किसी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के अंदर कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो भी नेटिव इसमें परफॉर्मेंस में वाइज अच्छा है। तो मेरे दोस्त, वीडियो का सारांश यही है, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो आपको स्टार्ट नेटिव से करना है। नेटिव में जावा देन कोटलिन, ये पूरा स्टेप बताया ईशांत ने। स्टार्ट जावा से देन कोटलिन पे, पहले कोटलिन करने मत बैठना, बिकॉज अदरवाइज हवा ही नहीं लगेगी। तो ये यहाँ से आपका नेटिव वाला पार्ट कवर हो जाएगा, और फ्यूचर में जब आपको हाइब्रिड डेवलपमेंट का चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तब आप उस तरफ जा सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे हाइब्रिड की रिक्वायरमेंट आती है, तो हाथ खड़ा कर देना कि आई कैन डू दैट। डजेंट मैटर फ्लटर में करना है, रिएक्ट में करना है, बिकॉज वो आप आसानी से सीख लोगे। ठीक है, ओके ईशांत, थैंक यू वेरी मच यार फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you, Wasim, for inviting me on your channel.